नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से दो स्कॉलर्स हैं जो कि अभी फ़िलहाल एमएससी कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम इनसे समझेंगे कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की। तो विवेक, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएससी फर्स्ट ईयर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, आईआरआई न्यू दिल्ली में। राहुल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मीना है। मैं एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में हूँ। थोड़ा ओके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं विवेक। क्यों आपने प्लांट साइंस को ही चूज़ किया अपनी जीआरएफ प्रिपरेशन के लिए? सर, एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में था तो तब मुझे एग्रोनॉमी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं आया तो मुझे पता चला कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट था, जो थर्ड सेमेस्टर में था, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वो मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से समझ में आता था। तो मुझे लगा कि जब एमएससी करना है तो इसी सब्जेक्ट से करना है, क्योंकि ये मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा मतलब आपका इंटरेस्ट है इसमें, इंटरेस्ट था इसमें। आपको अच्छा लगने लगा जब आपने जेनेटिक्स का कोर्स पढ़ा तो। यस सर। आपने राहुल, आपने क्यों प्लांट साइंस को चूज़ किया? सर, मेरा जैसे स्कूलिंग जो बैकग्राउंड था वो बायोलॉजी था। जो प्लांट साइंस से जो सब्जेक्ट थे, जो कोर्स था, जो मेरे स्ट्रीम्स के रिलेटेड था, इसलिए मैंने प्लांट साइंस सब्जेक्ट चॉइस किया। मतलब आपने पहले नीट की प्रिपरेशन की थी? यस सर, मैंने एक साल ड्रॉपर था तो मेरे लिए ईजी हो जाता प्लांट साइंस से एग्ज़ाम देना। मतलब जो आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको लगा कि अगर मैं प्लांट साइंस से प्रिपरेशन करूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, यस क्योंकि सर, चीज़ें यस कुछ ना कुछ 50% जो चीज़ें आपने नीट के टाइम पे पढ़ी है। यस सर, सर। ओके। सो बात करते हैं विवेक कि आपने अपनी प्रिपरेशन जो जर्नी है वो कब प्रॉपर स्टार्ट की थी? सर, मेरा टारगेट सिंपल था। मेरा टारगेट इस तरीके से था कि मेरे यहाँ पता था कि हम लोग का कोविड से बहुत सारा टाइम बहुत जल्दी ज़्यादा वेस्ट हो चुका था। तो मुझे पता था कि हमारा ईएलपी और आवे के टाइम पे हम लोग को बहुत कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। हम्म। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे करके सेमेस्टर में सब्जेक्ट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सब्जेक्ट्स को क्लियर करते चलो। हम्म। तो थर्ड सेमेस्टर में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग था। हम्म। और क्योंकि तैयारी मेरी थर्ड सेमेस्टर से शुरू हुई थी, इसलिए मेरा जेनेटिक्स और थोड़ा सा पैथोलॉजी का बेसिक पोर्शन और माइक्रोबायोलॉजी बच गया था। मतलब आपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में तैयारी शुरू कर हाँ, दी थी? तैयारी शुरू कर दी थी। और ऐसे नहीं की थी कि एनी टाइम बस वही सब्जेक्ट की तैयारी अच्छा। कर रहे हैं। जैसे जैसे प्लांट साइंस की सब्जेक्ट आते जा रहे हैं, उनको बस थोड़ा अच्छे से करते जा रहा था। मतलब ये आपका टारगेट सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम से क्लियर था कि मुझे प्लांट साइंस से करना है, प्लांट तो साइंस से आपने करना उस पर फोकस ज़्यादा कर दिया कंपेरेटिवली दूसरे है दूसरे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से। ओके। राहुल, आपने कब की थी अपनी तैयारी स्टार्ट? सर, मुझे फोर्थ ईयर लास्ट सेमेस्टर तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुझे किस सब्जेक्ट से मैं अपना जेआरएफ एग्ज़ाम दूँ। हाँ। बट ये ज़रूर था कि मैं एग्ज़ाम दूँगा। हाँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस तरह से तैयारी करूँगा, कैसे एग्ज़ाम दूँगा। फिर मेरा सर एक्सीडेंटली ये हुआ कि मैंने प्री पीजी एग्ज़ाम दिया जो मेरा स्टैंडर्ड से काफ़ी लो गया। हाँ। बट हाँ। मेरा सिलेक्शन तो हो गया, बट मैं उस परफॉर्मेंस से इतना सेटिस्फाई नहीं था कि मैं जो कर सकता था वो इतना मैंने अच्छा नहीं किया एग्ज़ाम में। हाँ। हाँ। तो मेरे लिए फिर 1 वीक था, जो 1 मंथ बोलते हैं, तो 1 मंथ था। 1 मंथ में मैंने पैथोलॉजी को हाथ नहीं लगाया था। हाँ। हाँ। बट जब मैं 1 मंथ के लिए मैंने पैथोलॉजी को हाथ लगाया, जो एग्ज़ाम था इतना गंदा गया, जो मेरे लिए फिर अब या तो मैं ड्रॉप ले लूँ हाँ। या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस डर से मैंने पैथोलॉजी को 1 महीने में कवर किया सर। मतलब आपने उससे पहले आपने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जब प्री पीजी का एग्जाम दिया उसके बाद में आपने पैथोलॉजी हाँ को सर, टच जो किया? मैंने स्पीड पकड़ी, शायद मैंने 24 लाइफ में कभी इतनी स्पीड नहीं पकड़ी जितनी मैंने 1 मंथ में पकड़ी थी सर। मतलब लास्ट में आपने 1 या 2 महीने में अपनी तैयारी सबसे ज़्यादा हाँ, की? सर इस 2 मंथ के पीरियड में मैंने ना तो फ़ोन को टच किया हम्म। और ना सोशल मीडिया, बिल्कुल अनएक्टिव हो गया सर। और लोगों से मिलना-जुलना मैंने कम कर दिया, क्योंकि मुझे अब कहीं न कहीं तो सिलेक्शन देना है। अगर नहीं दूँगा तो फिर वही जो हाँ, मतलब एक कहीं ना कहीं आपको था। जी। तो मतलब आप ईमानदारी से आप बताइए, मतलब हमारे दर्शकों को, कि सच में मतलब आपने सीरियसली कितने महीने तैयारी की थी? सर, मैंने सीरियसली बताऊँ तो मैंने 3 मंथ से तैयारी की, एक्चुअली 3 मंथ। देख लो साथियों, जैसा कि हम कई बार भी आपको बताते हैं कि राहुल जो है वो 3 महीने की तैयारी करके भी यहाँ पे आईआरआई में पहुँच गए। तो ये उनका संघर्ष था। उनकी तैयारी 3 महीने की नहीं थी, तैयारी उनकी पहले भी थी। जब उन्होंने अपने बीएससी के कोर्सेज जब पढ़े होंगे तो उन्होंने अपने बेसिक्स क्लियर किए थे। जो हमारे प्लांट साइंस के अंदर जो भी कोर्स होता है उनका नीट के टाइम से ही कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था। तो वो बेसिक्स कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं, तो आप 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में भी आईसीआर जीआरएफ क्लियर करके आईआरआई में पहुंच सकते हैं। तो सर, तो विवेक, हम आगे बात करते हैं कि प्लांट साइंस की हम बात करते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा है। लगभग कितनी यूनिट में डिवाइड है सिलेबस प्लांट साइंस का?
सर प्लांट साइंस का सिलेबस अगर आईसीआर के अकॉर्डिंग चले तो आईसीआर के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है वो तो बहुत इजीली कवर हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि आईसीआर का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। उन्होंने बस जैसे कि पैथोलॉजी का सिलेबस दे रखा है उन्होंने, तो वो दे रखा है ऐसे ही कि उन्होंने रस्ट के बारे में पढ़ना है, स्मट के बारे में पढ़ना है, पाउडी माइल्डी डाउनी माइल्डू, बस लिख करके छोड़ दिया उन्होंने। जेनेटिक्स में भी उन्होंने ज़्यादा प्री मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन बस बस ऐसे इतना लिख दिया, ब्रॉड इतना टॉपिक लिख दिया बस। हाँ लिख दिया। अब प्री मेंडेलियन के अंदर बहुत सारी टॉपिक्स आते हैं, पोस्ट मेंडेलियन उन्होंने कुछ वेल डिफाइन नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है कि मतलब कि अच्छे से देखना है पहले, जो बहुत सारे सोर्सेज हैं नेट पर मिल जाएंगे या फिर किसी ग्रुप में भी मिल जाएंगे कि उस टॉपिक को ब्रेक डाउन करके रखा हुआ है। हाँ। और सबसे बेस्ट वे मुझे जो लगता है वो बीडी सिंह के अकॉर्डिंग चलना लगता है, अगर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट को। और अगर एक पैथोलॉजी में हम देख सकते हैं कि पैथोलॉजी में हम अंगरू के नोट्स के अकॉर्डिंग चले तो भी हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मतलब एंग्रू के नोट्स है वो भी सफिशिएंट है अगर हम पैथोलॉजी के लिए पढ़ते हैं। सफिशिएंट तो पैथोलॉजी के लिए कुछ भी नहीं है, कितनी भी बुक्स आप अच्छा पढ़ लें अच्छा। कुछ भी नहीं है। आप अगर वो चाहे तो जैसे कि अगर बात करें 2022 में क्वेश्चन उन्होंने ट्राइब लेवल से पूछ ली थी। हाँ, और दिक्कत ये है कि ट्राइब लेवल क्या सब स्पीसीज लेवल तक लोग नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि पढ़ना उतना, क्योंकि लास्ट में अपना ईएलपी का प्रोग्राम होता है, रावे का प्रोग्राम होता है, इसके बाद से अलग अलग लोग एग्जाम भी देते हैं, बहुत जगह प्री पीजी का एग्जाम होता है, जनरल एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए होती हैं। मतलब इतना डीप नहीं जाते हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन कर लिए एग्जाम के अंदर। ओके, तो हम बात कर रहे थे यूनिट की, मतलब यूनिट में जैसे एक तो यूनिट हमने डिवाइड कर दिया, जैसे जेनेटिक्स हो गया, एक हो गया हमारा प्लांट ब्रीडिंग हो गया यूनिट, एक पैथोलॉजी हो गया, उसके अलावा माइक्रोबायल। सर मेनली मैं बात करूं तो जो हमारा सिलेबस है ना उसको अगर मैं सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो हमारा जो जेआरएफ का पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। अच्छा। वेटेज के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का वेटेज लगभग बराबर ही रहता है। Okay. लगभग 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन आते हैं। Okay. लोएस्ट 52 टू 55 क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी 40 टू 50% क्वेश्चन रहते हैं अपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ही। ठीक है। इसके बाद लगभग 25 टू 30 क्वेश्चन रहते हैं पैथोलॉजी के। Okay. पैथोलॉजी अगर ये पेपर इजी आया तो या हार्ड डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी के क्वेश्चन कितने आए हैं। अच्छा। और इसके बाद सीट टेक के लगभग 7 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी के 3 से 5 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हो गया तो 7 क्वेश्चन। ओके। ये स्टैंडर्ड सिलेबस है। इसके बाद जो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन जो आता है उसमें जनरल एग्रीकल्चर में जो वो ज़्यादातर चीज़ें रखते हैं वो क्रॉप फिजियो ओके। ज़्यादातर पोर्शन वो कवर करते हैं। बहुत ज़्यादा तो प्लांट प्रोटेक्शन जैसे इंटोमोलॉजी वगैरह से पूछ ले, या फिर कुछ नया अगर आ रहा है या फिर कुछ करंट अफेयर्स है क्वेश्चंस तो उसको लेकर के वो पूछ सकते हैं। Okay. हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का भी पोर्शन आता है, लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बीडी सिंह में ऑलरेडी ब्रीडिंग के पोर्शन से कवर हो जाता है। और सेल बायोलॉजी भी ऑलरेडी जेनेटिक्स में कवर होगा। हाँ, सेल बायोलॉजी तो जेनेटिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस को, और मेजरली यही जो पैटर्न है वो आईसीआर फॉलो करता है, जो प्रीवियस ईयर के अपन अगर क्वेश्चंस देखें तो इसके लिए अगर कोई अपनी तैयारी शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले बेसिक, मतलब कोई अभी बिगिनर है, मतलब सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, वो सोच रहा है कि मैं प्लांट साइंस से तैयारी कर लूँ, तो सबसे पहले कौन सी बुक को वो उठाए कि उसके बेसिक्स क्लियर हो जाए? सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिलेबस तो खैर मैंने बताया कि उतना वेल डिफाइंड नहीं है, तो और बुक लगभग सारा सिलेबस कवर करता है। जैसे कि अगर कोई सेकंड ईयर में है तो उसके पास इनफ टाइम है, तो उसको स्टार्ट करना चाहिए बीडी सिंह से। अगर उसको बीडी सिंह में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो फुंदन सिंह को भी पकड़ सकता है, वहां से अपना बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर ले, देन वो बीडी सिंह की तरफ जा सकता है। तो फुंदन सिंह और बीडी सिंह दो बुक है, दो बुक तो है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब एक थोड़ी इजी लैंग्वेज में है या फिर मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में से? दोनों को ही पढ़ना चाहिए या एक को ना पढ़कर एक को भी पढ़ ले तो सफिशिएंट है? जेनेटिक्स की अगर बात करें तो बीडी सिंह के बिना काम नहीं चल सकता है। मतलब बीडी सिंह तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट स्टार्टिंग की 25 चैप्टर तो आपकी पढ़नी ही पड़ेगी। ओके। और अगर बीडी सिंह प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो उसमें भी दिक्कत ये है ना कि आपको स्टार्टिंग की 7 चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग की 7 चैप्टर और बीच में 1-2 चैप्टर है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मेल स्टेबिलिटी नहीं समझोगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं समझोगे, या फिर आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, तो आप आगे की चैप्टर्स जो बहुत सारी चैप्टर्स हैं उसको आप नहीं समझ पाओगे। और मेल स्टेबिलिटी से भले ही डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आ जाते हैं। ओके। और अगर इसी को देखा जाए तो जैसे कि फुंदन सिंह में भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन इन सारों से क्वेश्चन आता है। बाकी आगे के चैप्टर से जैसे ब्रीडिंग मेथड्स हो गए, उसको हम लोग सिर्फ फुंदन सिंह से कवर कर सकते हैं क्योंकि उससे काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है लेकिन हम जो कंसेप्ट अगर एक बार समझ जाएं तो उससे हम कर सकते हैं।
लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं हम्म, वो स्पेसिफिकली कभी कभी बीडी सिंह के लाइन से उठा करके पूछ लिए डायरेक्ट। जाते, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। या ओके। फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अगर डिटेल में पढ़ा हुआ वो चीज़ हम्म। है तभी उस क्वेश्चन को आप अपने नॉलेज से यूज कर सकते हो। नहीं तो फुंदन सिंह इज मोर देन एनफ फॉर क्लियरिंग जेआरएफ एग्जामिनेशन। अच्छा, हाँ, फुंदन सिंह से। हाँ, अगर सिर्फ ब्रीडिंग की बात करें तो। ओके ओके। तो राहुल, आपने मतलब फुंदन सिंह बुक को फॉलो किया था या बीडी सिंह की बुक को फॉलो किया था, या कोई और बुक आपने फॉलो की थी? मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया था आपने, क्योंकि बहुत कम टाइम में कवर किया, तो आपने कैसे किया था? सर सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, हाँ 4-5 साल के जो क्वेश्चन थे हाँ। उसमें, और सिलेबस उठाया। ठीक है। अब सिलेबस में मैंने सर ये देखा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम्म। वो ज़्यादातर किस टॉपिक से पूछ रहा है। अच्छा। ये उन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के मैंने बीडी सिंह की जो प्लांट ब्रीडिंग और हाँ। जेनेटिक्स थी वो चैप्टर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और ओके। मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं से आया है, कोई अलग बाहर से नहीं आया। तो मैंने सर ये पेपर देने से पहले 7 दिन प्लानिंग की कि मैं कैसे तैयारी करूँगा। 7 दिन आपने हाँ, केवल प्लानिंग में प्लानिंग लगाए? लगाया कि मैं करूँगा कैसे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अब टाइम कम बिल्कुल था तो सर उसमें आपको प्लानिंग ज़रूरी है। आप सीधा बिल्कुल। बेड पढ़ने लग जाओगे तो शायद कोर्स 2-3 साल भी पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल ये सही सब बात मेरा है आपकी। एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात है। न तो सर ये मेरा था कि पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, हाँ सिलेबस उठाओ, बुक हाँ मत उठाओ। हाँ। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो, मतलब जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से किस पॉइंट से पूछा है, बिल्कुल। कौन सी यूनिट से पूछा ज़्यादा, हाँ हाँ। वो पता करो। तो आपका शायद सिलेक्शन बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा, कुछ और ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये चीज़ें ऐसे होती है ना कि राहुल, क्या करते हैं लोग, ये करते हैं कि कहीं से हमें डायरेक्टली एनालिसिस किया हुआ मिल जाए कि कौन सी यूनिट से क्या है, जबकि असली जो एनालिसिस है वो तभी होता है कि आप खुद बैठते हो और सर आप खुद जब से आप एनालिसिस कर यस रहे हो, पूरे पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हो, आप खुद से ये पता लगा रहे हो कि इस यूनिट से इतने आ रहे हैं, तो उससे एक आइडिया भी होता जाता है। हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या लेवल का आ रहा है, तो हम पढ़ते हैं तो वो याद आ जाता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आया था हाँ, वो, अगर आप यस 4-5 ईयर की अगर देख लेते हो। और जैसा कि राहुल ने बताया कि इन्होंने अपने 7 दिन जो है वो प्लानिंग में लगाया केवल। और हम कहीं पे भी हम बात करते हैं अगर, कि जैसे पहले भी कोई भी युद्ध होता था या आज भी हम अगर बात करते हैं कि कल को वार होता है, तो सबसे मेन चीज़ है प्लानिंग। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है अच्छी, तो हम सक्सेस होने के चांसेस हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। बट अगर आपकी प्लानिंग वेल है, तो आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि राहुल ने किया। यस सर, ओके। मैं सभी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट को ये करना चाहता हूँ, आप सबसे पहले प्लानिंग करो, 10-15 दिन जितने भी लग जाओ लगने दो, हम्म। पढ़ाई बाद में स्टार्ट करो, अच्छे से प्लानिंग करो फिर एग्जीक्यूट करो। माइंडसेट बनाओ पहले। माइंड सेट बनाओ कि क्वेश्चन, और जो एग्जामिनर उसका माइंड पढ़ो कि वो चाहता क्या है। ये ये बात। चाहता क्या है, जो 3-4 साल में जो क्वेश्चन पूछे वो क्या चाहता है एक्चुअली अपन से। अपन हर कुछ पढ़ेंगे तो शायद इतना याद रखना मुश्किल है शायद, आई थिंक। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पढ़ रहे हैं और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के पढ़ते हैं तो तो चीज़ें ज़्यादा बहुत बेटर ज़्यादा क्लियर ईजी हो होती हैं। जाती है सर। तो आपने क्या अपने जो नीट के टाइम पे आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे या कुछ मॉड्यूल वगैरह आपके होंगे, तो जैसे सेल बायोलॉजी वगैरह के लिए आपने वो फॉलो किए थे या फिर बुक से ही किया आपने? यस सर, सेल बायोलॉजी होगी, जेनेटिक्स होगी, प्लांट फिजियोलॉजी, मैंने हम्म। उनको फॉलो किया, क्योंकि बीडी सिंह में इतना सारा सिलेबस था, शायद हम्म। मैं नहीं कर सकता उतना, मतलब मेरे पास ज़्यादा दे टाइम कम रखा था। था। हाँ। तो मैंने उन्हीं नोट्स को फॉलो किया और उन्हीं नोट्स से क्वेश्चन आए जिससे आने ही थे सर। क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो वैसे ही हमारे नीट के उसमें कवर करा देते हैं, यस पॉइंट यस वाइज मिलते हैं, यस बुलेटिन सर वाइज यस। हमें मिलते हैं। ओके। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे हम तैयारी करते हैं विवेक, तो तैयारी में क्या होता है कि अब आपने तो सेकेंड ईयर से अपनी स्टार्ट कर दी, तो आपके लिए तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 3 साल आप कैसे कंसिस्टेंसी आपने बनाए रखी? उसके अलावा जैसे हम तैयारी करते हैं तो हमें ये फील आता है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, क्या आपको भी ऐसा फील आता था? सर पहली बात तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा। सबसे बेहतरीन था मेरा प्लानिंग स्ट्रैटेजी, जैसे इन्होंने कहा कि जो प्लान करके सब कुछ करना चाहिए, मेरा प्लानिंग था स्टार्टिंग से यही। अच्छा। जैसे कि इनके कई बात पर मैं कोट रखना चाहूँगा हाँ हाँ। कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग फॉर फेलिंग। या तो वेरी गुड। यही बात है। तो प्लानिंग मेरी क्लियर थी कि मुझे जिस सेमेस्टर, जैसे प्लांट साइंस सबसे का प्रिपरेशन सबसे ब्यूटीफुल होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो अभी तो 6 दिन कमेटी का नहीं पता मुझे, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन 5 दिन कमेटी में प्लांट साइंस के सिलेबस को बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड रखा गया था। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में आपका जेनेटिक्स, जो कि ज़्यादातर जो नीट की प्रिपरेशन से आते हैं वही एग्रीकल्चर में मोस्टली वही होते हैं। हाँ मोस्टली तो उनका जेनेटिक्स पता रहता है, तो जेनेटिक्स को अगर बेसिक भी क्लियर कर लें सेकंड सेमेस्टर में, और इसके बाद क्रॉप फिजियो भी आ जाता है जिससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसमें। इसके बाद पैथोलॉजी की बेसिक्स क्लियर हो जाती है सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड में प्लांट जेनेटिक्स एंड ये प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट आ जाता है। बिल्कुल। अगर उसका बेसिक भी क्लियर हो गया तो इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में अपना सीड टेक्नोलॉजी आ जाता है, और 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में फिर पैथोलॉजी। लगभग हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है 6th सेमेस्टर तक। हर सेमेस्टर में आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट प्लांट साइंस का आ ही जाता है।
अगर उसके अलग से एग्रोनॉमी वगैरह की देखें, मैंने एग्रोनॉमी नहीं लेने का कारण ये भी था कि एग्रोनॉमी जैसे कि ये वाटर साइंस अभी क्वेश्चन आता है, वाटर हाँ। मैनेजमेंट से आता है। वाटर मैनेजमेंट वो अब कोर्स है नहीं। वाटर मैनेजमेंट का नहीं होता कोर्स, हाँ, अलग से नहीं होता है। अलग से नहीं होता। वीड मैनेजमेंट है तो वो भी कंपलसरी कोर्स नहीं है। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे जैसे इरिगेशन वगैरह हो गया, ये सब कुछ होते थे पहले लेकिन अब नहीं है। लेकिन आज भी जेआरएफ के सिलेबस में हुआ है। बिल्कुल अगर सॉइल साइंस में भी देखें तो सॉइल साइंस में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, बट आते हैं उससे क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल सही सेम बात है। सेम जो है सो निमेटोलॉजी का अलग से कोर्स नहीं है, बस एक पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है जिससे हाँ। उतने सेमेस्टर में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। बिल्कुल तो उतना बेहतर तरीके से लोग पढ़ाते भी नहीं है। तो बहुत सारा ज़्यादातर में ऐसा है कि जो हमारे सिलेबस में नहीं है सेमेस्टर के सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आते जा रहे हैं। प्लांट साइंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी को तैयारी करनी है तो सेमेस्टर के फ्लो के साथ भरे, तो बस सेमेस्टर भी उसने बढ़िया से पढ़ी है तो लास्ट ईयर में अपना प्लानिंग अच्छे से कर सकता है। तो बात वो है ना विवेक, कि दिक्कत तो वहीं पे आती है ना। अगर कोर्सेज तो अच्छे से कर ले तो फिर तो मैं बोलता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट अगर अपने कोर्सेज को अच्छे से पढ़े तो बीएससी के साथ साथ कोई भी जॉब को क्रैक कर सकता है। पर बात तो वहीं पे आती है ना कि कोर्सेज को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। और उसका कई बार ऐसा भी रीज़न होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में हम होते हैं, जिस कॉलेज में हम होते हैं, वहाँ पे फैकल्टी जो होती है कभी कभी किसी सब्जेक्ट की हमें अच्छी नहीं मिलती, उसकी वजह से भी हमारा इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ज़्यादा चला जाता है जिस सब्जेक्ट में हमारे कैंपस में अच्छा टीचर है। ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट बिल्ड करने वाले फैकल्टी जो है वो कुछ ही मिल पाती है। ये रियलिटी है अगर हम देखें तो आज। हमारे यहाँ भी सर सेम प्रॉब्लम था। मेरा सब कैंपस था, यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस नहीं था। आपका कौन सा यूनिवर्सिटी था? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और उसका सब कैंपस जो पूर्णिया कैंपस है वहाँ पर था मेरा। अच्छा। और उस कैंपस में सर दिक्कत ये था ना कि हमारे जो ज़्यादातर जो प्लांट जो ब्रीडिंग के टीचर्स थे या जेनेटिक्स के थे या पैथोलॉजी के थे, वो अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए गए हुए थे। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक टीचर थे जो कि जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और इसके बाद उनको जितने भी सब्जेक्ट होते थे प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, उन सारी को कवर करना पड़ता था। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, ढंग से हो नहीं पाता था, क्योंकि एक के ऊपर इतना लोड होगा तो नहीं हो पाता था। बिल्कुल। सेम हमारे यहाँ बेसिक पैथोलॉजी जो क्लियर होता है उसके भी टीचर नहीं थे। तो हमारे यहाँ टीचर की बहुत कमी थी। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट वगैरह तो वैसे मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मतलब जगाने वाले बहुत ज़्यादा थे। खैर बाकी सारे सब्जेक्ट का भी वही हाल था। अच्छा। लेकिन मेरा ये कहना है सर कि अगर मान लेते हैं कि अगर किसी को बहुत कम टाइम है, सिलेबस ही उतना अच्छा से नहीं पढ़ा होगा, हाँ। लेकिन हाँ वही बात है ना कि पहले नहीं किया है, तो मैं मानता हूँ कि मतलब अभी अगर करना चाहता है तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। बेसिक तो आने बेसिक चाहिए तो आना ही एटलीस्ट। चाहिए। आप आपको वो यही पता नहीं है कि सेल क्या है तो फिर वो तो दिक्कत हाँ, होगी। फिर आप अब मियोसिस प्लांट क्या साइंस होता है, माइटोसिस क्या होता है, हाँ पूरा प्रोसेस नहीं पता हो, थोड़ा लेकिन बेसिक एटलीस्ट पता बेसिक होना। बेसिक बातें तो पता हो। बिल्कुल। नहीं तो हाँ, तो जिनको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है तो उनके लिए 6 मंथ मोर देन हाँ, एनफ है। मोर देन इनफ है। यहाँ तक कि गुड रैंक लाने के लिए भी, टॉप 10 हाँ, वगैरह लाने के लिए भी 6 मंथ मोर देन एनफ पर है। 6 मंथ में पूरी हाँ, एनर्जी पूरी लगनी एनर्जी चाहिए। लगानी पड़ेगी। हाँ, उन वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग से करी वो तो आराम से कर सकते हैं, हाँ। जैसा स्टार्टिंग। लेकिन जब जिसके पास 6 मंथ ही बचा हुआ है, उनको हम्म। बहुत आराम से करना पड़ेगा। और हाँ, वो इस तरीके से नहीं सोच सकते हैं कि उसने 2-4 किताबें पढ़ी हैं तो मैं इस 6 मंथ में 2-4 किताबें पढ़ के फिर करूँगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 महीने में आपको क्या करना होगा कि जो बेसिक बुक है, बीडी सिंह है हाँ, या हाँ। फिर आपको फुंदन सिंह, हम्म। कोई एक को पकड़ो हाँ। और उसको जो है सो अच्छे से पढ़ जाओ, पूरा फेथ रखो उस बुक में, हाँ। पढ़ जाओ। और इसके बाद क्या और करो कि चीजों को समझ के आगे चीज़ों बढ़ो। को समझो। और सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर पढ़ो नहीं बस, हम्म। आप अपना टेस्ट ये जो होता है ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करो। बुक सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बुक आपने सॉल्व कर ली है, आपको लगता है आपका चैप्टर कंप्लीट है, देन आप मॉक टेस्ट लगाओ। बिल्कुल। अगर आप कम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मॉक बिल्कुल लगाओ, क्योंकि बीडी सिंह में क्या है ना, और खासकर पैथोलॉजी में तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बीडी सिंह में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ना कि आप पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि आप समझ चुके हो उस लाइन को, लेकिन दिक्कत क्या आती है, आप क्वेश्चन करने जाते हो, आपने जो समझा है और बुक जो कहना चाहता है उसमें कभी कभी 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा। तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम तो कॉन्फिडेंस आकर के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और वहीं पर होती है गलती। खासकर ये प्रॉब्लम अराइज होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और असर्शन रीजन। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो बाकी सब्जेक्ट का तो मैंने नहीं देखा है, प्लांट साइंस में मैंने देखा है कि अब पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो चुका है। 2020 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए उसका मैं जब मैंने एनालिसिस कर रहा था 2023 तक का, तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन अब डायरेक्ट आना बंद हो गए हैं। पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते थे। बिल्कुल। और अब जो है सो धीरे धीरे करके उन्होंने, पहले 25-30% आता था, अब तो 60-70% स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन आते हैं। बिल्कुल।
या फिर मल्टीपल जो हम्म। हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, ये ए बी एंड सी हाँ, हाँ। ओनली, उस टाइप के क्वेश्चन वैसे ज़्यादा? उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। हम्म, तो इसमें क्या आएगा कि बहुत ऐसा नहीं होगा कि एक हम्म, चैप्टर से बस क्वेश्चन आ रहा है। हम्म, बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन में डाल करके फिर आ रहा है वैसा हाँ मिक्सर बिल्कुल टाइप के क्वेश्चन। तो आपसे तभी होंगे जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। तो बिल्कुल। आप अगर लास्ट 6 मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कुछ बुक्स को पकड़ो, यस। उसी को बार-बार रिवाइज करो ताकि चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस बात से मैटर नहीं हाँ, उन उन लोगों के साथ भी दिक्कत होती है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब नहीं होता ना, मतलब हर कोई एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उन्होंने 2-3 बुक्स तो पढ़ रखी है। हम्म, अब दिक्कत है कि जब रिवीजन करने का टाइम आया तो वो कंफ्यूज रहते हैं किस बुक से करें। बिल्कुल। और जब मान लिए कि वो पूरा रिवाइज नहीं कर पाया ना, तो भले ही उनको पूरा आता हो लेकिन हम्म, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि बिल्कुल मैंने जितना पढ़ा था उतना रिवाइज नहीं कर पाया और इस कारण से उनसे एग्जाम में गलती होती है। बिल्कुल सही बात है। और पढ़ने से मतलब नहीं, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप 10 बुक पढ़ लो, कोई मैटर नहीं करती। एक बुक पढ़ो, उसको 5 बार रिवाइज कर रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। उससे ज़्यादा कि आप 10 बुक को एक-एक बार पढ़ लिए, वो मैटर ही नहीं करती है। यस सर। तो जैसे सीड टेक के लिए, इनके लिए आपने माइक्रो बायोलॉजी के लिए, इनके लिए अलग-अलग बुक फॉलो की थी? सर माइक्रोबायोलॉजी के लिए सीरियसली बताऊं तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैं अभी तो रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा तोरन कपूर को, क्योंकि अभी सिलेबस जो है सो पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होते रह गया है। हुँ, मैं मेरे सीनियर की नोट्स थी, तो हुँ, उसको मैंने किया था और मैंने खुद भी जो सेमेस्टर के नोट्स थे वो बना हुँ। रखे थे। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, बायोगैस वगैरह आता है तो हाँ, हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का हाँ, है, तो बिल्कुल। उससे आ जाता है। हाँ, इसके बिल्कुल। बाद जो जितना भी अपना फर्टिलाइजर्स वगैरह से हुँ, रिलेटेड है, बायो फर्टिलाइजर्स हो गया, बिल्कुल। वो मैंने एक कोर्स लिया था बायो फर्टिलाइजर, तो वहाँ से जो राइजोबियल स्ट्रेन है या फिर अलग अलग जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं हाँ, हाँ। वो वहाँ से कवर हो गया। कुछ जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है वो मैंने एक नोट्स आता था, अब मिला था मुझे, वो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का था, अच्छा। वहाँ का बढ़िया था। इसके बाद अगर सीड टेक की बात करूँ तो सीड टेक में जो मैंने दो दो चीज़ों को फॉलो किया था। हुँ, हुँ। और जैसे कि मैंने एक कोर्स लिया था हुँ, हुँ। एग्रीडिक का, हाँ, हाँ। तो वहाँ से मैंने जेनेटिक्स पूरा कवर किया था और हुँ, हुँ। सीड टेक और बिल्कुल। बहुत अच्छे से कवर किया था वहाँ से। हुँ, हुँ। तो सीड टेक में वो नोट्स मैं पढ़ा था, जैसे जैसे क्लास होते जा रहा था कर हुँ, रहा हुँ। था, और बिल्कुल। रिवीजन के लिए मैंने एक बुक देखा था और वो बुक से लगभग बेहतरीन बुक है हुँ, रिवीजन हुँ। के लिए, सबसे परफेक्ट बुक है, सब चीज़ कवर करता है। हुँ, हुँ। अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय गायत्री कुमावत। अच्छा। तो वो बुक सबसे बेस्ट लगी मुझे, वो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में ज़्यादातर चीज़ों को, ज़्यादा क्या 100% चीज़ों को कवर कर देती हुँ, है। हुँ। और इसके बाद अगर इसकी बात बताऊँ पैथोलॉजी की, हुँ, हुँ। तो पैथोलॉजी के लिए सबसे अगर कम टाइम है ना, हुँ, तो हुँ। कम टाइम में तो सबसे पहले तो अंगरों की जो नोट्स होती हैं ना, हाँ, हाँ। लग एटलीस्ट जो उसका जो बेसिक बुक्स हैं, हुँ, हुँ। जो 58 पेज की आती है और एक जो क्लासिफिकेशन वाली बुक होती है, उसको तो अच्छे से कर जाना है। खासकर 58 पेज वाली बुक को लगता है कम पेज का है, लेकिन उसको कवर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, वो कितना ही पढ़ लो वो 2 दिन के बाद याद गायब हो नहीं जाता होती है, है। वो थोड़ा-सा हाँ, टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है ना। गायब हो जाती है वो। हाँ, हाँ। और उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बिल्कुल। जैसे होस्ट प्लांट इंटरेक्शन हो गया, इसके बाद से एपिडेमियोलॉजी हो गया, हाँ। डिश ट्रायंगल हो गया, डिश टेट्राहेड्रॉन हो गया। एपिडियोमोलॉजी का तो एक कोर्स भी चलता है, अगर हम याद करें तो, मतलब बीएससी में। नहीं, नहीं, अब अभी तो नहीं था। अच्छा, हमारे टाइम पे था। हाँ, अभी मतलब तो कोर्स था, एपिडेमियोलॉजी हमारे का कोर्स यूनिवर्सिटी नहीं में है। था, एक कोर्स था। हुँ। मतलब वहाँ से भी हो सकता है। तो राहुल, अगर हम बात करें जैसे कि इतनी यूनिट्स की बात की, तो आपने 2 महीने में कैसे कवर किया? जैसे सीड साइंस को आपने कैसे कवर किया? माइक्रोबायोलॉजी को आपने कैसे कवर किया? मतलब सब कुछ? सर मैंने सी टेक्नोलॉजी के लिए ना तो पीके अग्रवाल खरीदी। सर हुँ। मैं पीके अग्रवाल पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं था मेरे पास। हाँ। मेरे पास सिर्फ पीके अग्रवाल के पीडीएफ लिए मैंने। अच्छा। ऐसे इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ थे वो सेलेक्ट किए, हुँ, हुँ। और इन पीडीएफ से मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनसे मैच किया किस टाइप से पूछ रहा है ये। अच्छा। और शायद ज़्यादा डीपली जा रहा है इस पे या ऊपर से पूछ रहा है, तो मैंने देखा कि शीट टैग में बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे थे हाँ, कि बेसिक सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन थे जो तुम यूजी टाइम में पढ़े हुए थे। हाँ, हाँ। तो उसको ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी शीट टैग में। मतलब मुझे लगा कि हाँ, हाँ। नहीं, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। आगे स्किप करता हूँ। तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मेरे नोट्स थे जो पहले बनाए हुए जो मैंने रख रखे थे, अच्छा। शायद में जो काम आएंगे, जो काम भी आए, तो जो क्वेश्चन आए उनसे है जो मैंने नोट्स बना रखे थे जो पहले अपने प्रिपरेशन टाइम वही। तो ऑब्जेक्टिव की जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे विवेक ने बताया कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव बुक्स को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यूज़ को सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक को फॉलो किया था सोल्व करने सर के लिए? मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बुक फॉलो नहीं है, क्योंकि सर जो अभी ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं जो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और हाँ। वही उसका वो होता है जो अपन जैसे प्री पीजी में जो जैसे हाँ, पैटर्न मतलब होता है, ईज़ी क्वेश्चन आते इजी हैं वो। क्वेश्चन आते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हुँ, हुँ। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने होंगे। उनको अच्छे से। बस अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो कि ये एग्जाम में मेरे से चाहता क्या है एक्चुअली। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन से और कैसा क्वेश्चन बन बन सकता है? सकता है, बस वो देखो आपका सिलेक्शन कुछ और है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इसमें जो है
अच्छा एनालिसिस किया है। और मतलब सबसे मेन चीज़ जो मुझे आप दोनों से बात करके जो लग रही है वो है कि आपने अपना जो प्लान है वो बहुत अच्छा बनाया, जिसकी वजह से जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर पाए, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि यार डिस्कशन जो है वो बहुत ज़रूरी है तैयारी करते हो तो आप अगर, तो क्या आपका कोई ऐसा ग्रुप था, सर्कल था जिसमें आप डिस्कशन करते थे दोस्तों में आपस में कि यार, या फिर विवेक आप करते थे डिस्कशन, मतलब आपस में कोई आपका ग्रुप था जैसे दो दोस्तों या तीन दोस्तों वो सेम प्लांट साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आपस में जैसे बैठ गए शाम को आधी घंटा एक घंटा डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऐसा होता था? सर मैं अपना बताऊँ तो 3 महीने मेरे पास कोई नहीं था। हम्म, मैंने कि ट्यूटोरियल से वो अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा, मेंबरशिप ले रखी थी। हम्म, सिंपल सर मैंने सिंपल मेथड फॉलो किया। हम्म, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम्म, सेलेक्टेड सब्जेक्ट, हम्म, सिलेक्शन। अच्छा आपने कुछ ऐसा था? सर डिस्कशन का रोल बताऊं तो डिस्कशन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम हर सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते कोई पॉइंट मिस कर दिए, हम्म, हो सकता है हमारा सामने वाला फ्रेंड जो है उस हम्म, पॉइंट को मिस ना किया हो, हम्म, या फिर हमने जिस पॉइंट को पकड़ा है वो शायद उस पॉइंट को मिस कर दिया हो। हम्म, तो जितना लोग हो डिस्कशन में उतना बेहतर है, लेकिन हाँ वो मतलब होता है ना, कम्प्लीमेंट करने वाले लोग होने चाहिए। यस। ऐसा ना हो कि मतलब वो जो होता है ना न्यूसेंस हो, वैसा नहीं। तो हाँ, हाँ, मेरा ग्रुप वैसा तो नहीं था। मैं दो लोग थे, मैं और मेरा फ्रेंड आदित्य था, दोनों साथ में प्रिपरेशन करते थे और डिस्कशन करते थे। लास्ट में हम लोग पूरा डिस्कशन करते थे 2 घंटे 4 घंटे, और लास्ट 1 वीक में तो हम लोग का पूरा डिस्कशन हुआ है। हम्म, हर हर सिलेबस को हम लोग 3-4 बार लगभग रिवाइज किया, वैसे कि बस बोल रहे हैं। एक चैप्टर पकड़ लिया और तुम मुझे पूरा सुनाओ, और अगले नेक्स्ट चैप्टर मैं पूरा सुनाऊंगा। तो ये कितना मदद किया, मतलब कितना मजा आता था ये अगर करने में? अगर परसेंटेज वाइज बताऊं तो, अगर सक्सेस में कंट्रीब्यूशन की बात बताऊं तो लगभग 25 to 30% इसी का रोल है। इन्हेंसमेंट, ये इन्हेंस करता है या चीज़ों को। और बिल्कुल। ये होता है ना कि जो डिस्कशन से होता है ना कि बहुत जल्दी चीज़ें रिवाइज हो और जाती हैं, लॉन्ग टर्म तक आपको याद लॉन्ग रहती है टर्म और तक। आप कंफ्यूज नहीं होते हो जब आप हम्म। एग्जाम सेंटर में 2 घंटे में जब बैठे रहते हो वहाँ पे। यस सर। मेरे को एक चीज़ और याद आ रही थी, जैसे प्लांट साइंस का बहुत पोर्शन हमें यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री में, जैसे कि नीट के लेक्चर्स बहुत मिलते हैं, हम्म। तो जैसे वन शॉट वगैरह और ये लेक्चर्स बहुत मिलते हैं, मतलब तो कुछ ऐसे वीडियोस देखे थे आपने नीट वगैरह के, मतलब चीज़ों को सर मैं समझने? एक चीज़ बताना चाहूँगा हाँ, कि मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो हाँ, जेनेटिक्स को लेकर के था। हाँ, हाँ, कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स तो मैंने इतना बार पढ़ा है, लगभग इतना हाँ, साल हाँ, नीट का प्रिपरेशन किया। हाँ, मैं हाँ, ड्रॉप जा रहा था तो मैंने बोला कि यार इतना जेनेटिक्स जानते हैं, हो ही हाँ, जाएगा। हाँ, लेकिन जब मैंने बीडी सिंह उठाया और कुछ क्वेश्चन उठाए, ज़्यादातर क्वेश्चन नीट वाला पढ़ के, जैसे कि 31 क्वेश्चन आए थे 2023 में, 31 क्वेश्चन आया था जेनेटिक्स से। हाँ, हाँ, 24 से 25 क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे, हाँ, हाँ, लेकिन सिलेक्शन जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग ही कराता है, दो हाँ, सब्जेक्ट ही मिलकर कराते हैं, जिससे 50% क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। वो आपका गड़बड़ हुआ तो पैथोलॉजी, अगर जेनेटिक्स ये गड़बड़ है तो पैथोलॉजी क्या ही कर लेगा। तो सही है। मेरा ये था मानना कि मैंने करके देखे और मार्क्स उतने अच्छे नहीं बन रहे थे। हाँ, हाँ, अगर जितना मैं पढ़ा था नीट हाँ, में, हाँ, हाँ, तो 24 से 25 क्वेश्चन तो कर लोगे आप, अगर 30 आ रहा है। हम्म, लेकिन वो 6 क्वेश्चन इतना डैमेज दे करके जाएगा कि सिलेक्शन वो रोक देगा आपका। बिल्कुल सही बात है। तो अब सारी मेहनत उन 5-6 क्वेश्चन के लिए है। और कभी कभी होता है ना कि स्टार्टिंग में वो सारे 6 क्वेश्चन आ गए ना, तो बाद के 25 के क्वेश्चन आ, 25 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, हाँ, हाँ, और उसमें से सही कितने होंगे उसमें भी बात है ना। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा था कि वन शॉट रिवीजन वीडियो जो मैंने देख करके भी सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, क्योंकि नीट का जो लेवल है ना, वो यूजी लेवल का है। हाँ, वो वो थोड़ा। मतलब 12th लेवल का क्वेश्चन है। हम्म, और जो अपना पीजी है ना, जो हम्म, पीजी हाँ, इंट्रेंस एग्जाम है, उसमें क्या होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक हम्म, टॉपिक था, बस एक पूरा। टॉपिक था नीट में। हम्म, यहाँ पर एक चैप्टर है, सही बात है। इसमें हर एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, क्लोरोप्लास्ट जीनोम। बिल्कुल। इसके बाद से जो अलग अलग मैकेनिज्म है जो साइटोप्लाज्म को ट्रांसफर करने का, या फिर जैसे कि जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, तो हार्डी विनुअल इक्विलिब्रियम जो है, सो बस बेसिक चीज़ें पढ़नी थी नीट में। बिल्कुल, लेकिन एक जो आजकल हम बात करते हैं इसकी, जैसे ब्रीडिंग मेथड्स की हम बात करते हैं, एक हम्म कन्वेंशनल है, एक हम बोलते हैं मॉडर्न मेथड जो है। हम्म तो ज़्यादा क्वेश्चन आजकल मॉडर्न मेथड से आ रहे हैं क्या, जैसे मतलब कि जो जीन वगैरह से रिलेटेड या जो भी नए टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड? सर क्वेश्चन आज भी सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड से ही आ रही है। अच्छा। लेकिन अभी क्या है ना कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी हम्म, जैसे आ रहा है, जैसे कि जीनोम एडिटिंग वगैरह हाँ, हो गया, जीनोम एडिटिंग। और या फिर क्रिस्पर का यूज हो गया, तो हम्म, अभी इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा अच्छा है। अभी। लेकिन मैंने जैसा एनालिसिस किया है, पता चला कि धीरे धीरे इससे मतलब जो होता है ना कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। हम्म, जैसे पहले बस फुल फॉर्म पूछ लेता था,
अब ये इसका एप्लीकेशन पूछ रहा है, जैसे अच्छा। कि मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग हुआ या फिर मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग हो गया, हाँ। इसके अब एप्लीकेशन पे भी हो जा रहा है और फुल फॉर्म से हट करके चीज़ों को पूछ रहा है। तो धीरे धीरे वो लेवल बढ़ा रहा है और मुझे लगता है कि इन सब टॉपिक से अब थोड़े बेहतर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी भी ज़्यादातर क्वेश्चन कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से ही आते हैं। ओके, ठीक है राहुल, हम बात करते हैं उस पल की जिसके लिए हम तैयारी करते हैं पूरे 1 साल और जिसके लिए मेहनत करते हैं, बट जो आउटपुट है वो उसी 2 घंटे में आना होता है। वो 2 दिन पहले आपने कैसे बैलेंस रखा? जैसे मान लो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपने अपने माइंड को कैसे कूल रखा और 2 घंटे में आपने कैसे पेपर को डील किया? क्योंकि वो ही आपका आउटपुट निकालेगा। सबसे यस। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 घंटे हैं, जिसके लिए हम तैयारी करते हैं, पूरी साल तैयारी करते हैं। यस। तो आपने उस 2 घंटे में कैसे अपने आप को कूल रखा और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपका क्या माइंडसेट था? आपने कब अपने बुक्स को कि अब मेरा हो गया, अब मैं और नहीं पढ़ने वाला भाई? हाँ सर, इसके लिए तो मैंने अपने आप को कूल रखने के लिए, क्योंकि मैं इतने इतना सोचा नहीं कि मेरे को रैंक लानी है पहले तो, हाँ, और मेरे को अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है ऐसे मैंने सोचा नहीं। शायद तो ये अगर मैं सोचता तो मेरे पे थोड़ा प्रेशर बढ़ता कि मतलब मुझे। प्रेशर हाँ। आपने क्रिएट नहीं होने दिया अपने हाँ, आप पे। अपने आप में मैंने अपना प्रेशर क्रिएट नहीं होने दिया। और मैंने मेरे सीनियर थे उनसे बात की कि बॉस किस तरह हैंडल करूँ, अब 2-3 दिन बाकी है और मैंने जो अपना जो देना था वो मैंने दे दिया है। तो हाँ, हाँ, बॉस ने उन्होंने समझाया कि जो तुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता है। ये बात है। ये सब सिंपल है सर, जो आपको नहीं आ रहा था वो किसी को नहीं आ रहा है। सही बात है। बस ये एटीट्यूड अपना, जो जब अपने एग्जाम में बैठो वही रखो कि जो मुझे आ रहा है वो सबको आ रहा है, या मुझे नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं किसी आ को रहा, नहीं आ मतलब रहा है। बहुत क्वेश्चन थोड़ा हाँ, अलग आ रहा थोड़ा है। अपना एटीट्यूड इस तरह रखो तो सिंपल है सर, सिंपल। बिल्कुल, सब सिंपल है राहुल। तो आपने कैसे विवेक, मतलब वो 2 घंटे में कैसे डील किया? 2 दिन पहले कैसे अपने आप को कूल रखा? मतलब क्या था सर लास्ट में? मैं अगर सच्चाई बताऊं तो मेरा ऑलरेडी बीएचयू में एडमिशन हो चुका था। अच्छा, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग मिल चुका था मुझे। अच्छा। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मेरा टारगेट सर, मैं सच्चाई बताऊं, मैंने आईआरआई का नहीं सोचा था। अच्छा, मेरा टारगेट था कि मुझे बीएच इतना रैंक आ जाए, बीएचयू मिल जाए वापिस से। और वापस से मिल जाए, ताकि मुझे स्कॉलरशिप भी मिले और उतना ज़्यादा दिक्कत भी ना। हाँ, हाँ, मैं या फिर मेरा टारगेट था कि बीएचयू बीएचयू मतलब यही सोचा था बीएचयू मिल जाए। ओके। तो क्या हुआ कि मैं एग्जाम देने गया और हुँ, हुँ, दिमाग में था कि हाँ, एक टारगेट था, सच्चाई बताता हूँ, कि हुँ। मुझे 400 प्लस का टारगेट करना है। अच्छा, ये स्कोर दिमाग में का? था, हाँ, स्कोर का था टारगेट कि 400 प्लस का टारगेट अच्छा। रखना है। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ ना कि जब मैं एग्जाम सेंटर में गया, हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया, हाँ, लेकिन प्रेशर आया कब, जब स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन, जितने पेपर में हार्ड क्वेश्चन थे हाँ। ना, वो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन में मिल गया मुझे। मतलब शुरू में आ गए शुरू में आपके आ तो। गया। तो मेरे से बस 39 सॉल्व हुए और 11 नहीं हुए, हुँ, हुँ, जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास बुक मार्क में थे और 6 तो बिल्कुल ही नहीं हुए। हुँ, हुँ। तो मेरा हालत खराब कि 11 अभी नहीं हो रहे हैं, 11 22 तो अभी ऐसे ही हो गया, 100 के नीचे जा रहा हूँ। मतलब क्या पहले ही प्रेशर थोड़ा-थोड़ा प्रेशर आ ले गया, लिया आपने, तो हाँ। उठा मैं, पानी वानी मारा, हाँ। पिया। इसके बाद 70 में लगभग ऐसा था कि 70 में इतना क्वेश्चन मेरा बन गया कि लगभग टोटल जब मैं कंप्लीट किया तो मेरे 17 बुक मार्क में थे हाँ, और लगभग मैंने लगभग 94 सॉल्व कर रखा था। अच्छा। तो कॉन्फिडेंस आया फिर कि ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं सोचा कि जो बुक मार्क वाले हैं उनको सॉल्व करूँ, तो बुक मार्क वाले भी सॉल्व करने गया तो 14 उसमें से कर दिए। कर दिए। हाँ, हाँ, तो लगभग 108 मेरे हो चुके थे। तो हाँ, मुझे पेपर देख करके समझ में आ गया था कि पेपर इतना ईजी तो नहीं है। हाँ। मुझे लगा था, उम्मीद था उसी टाइम लग गया कि 380 के आसपास आ जाएंगे। हुँ, हुँ। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितना ही पढ़ लो, वो 2 घंटा ही डिसाइड करेगा। ये प्रेशर लोगे 20 नंबर कम ये जाओगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और बहुत जो टॉप रैंक लेके आते हैं, उनसे भी अच्छा पढ़ते हैं, उनसे अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे 2 घंटे में एग्ज़ाम में है, किसी के हार्ड क्वेश्चन पहले आ गए, वो घबरा गए, तो मतलब क्या हुआ? वो तो कंडीशन हो गई ना, वो तो एनवायरमेंटल कंडीशन है, मतलब उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है कि वो क्वेश्चन हमारे लिए पहले आ गए, तो वो भी कहीं न कहीं प्रेशर क्रिएट करती है। तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखो, मतलब प्रेशर नहीं लेना है जब तक आप 120 क्वेश्चन को से डील नहीं कर लेते हैं, आप अपनी हार ना मानें और लास्ट तक अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि नहीं ठीक है, मैं करूँगा। अगर बीच में आपका संतुलन आपने खो दिया तो आप ईज़ी क्वेश्चन भी गलत कर दोगे और यही तो होता है। सिलेक्शन कभी भी उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं होता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर ईज़ी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये आप याद रखना। अगर हार्ड क्वेश्चन आप सोल्व भी कर दे रहे हो, ईज़ी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आप रुक जाओगे। उसके अलावा जैसे हम एफिशिएंसी की बात करते हैं विवेक, हमें पता है कि हम एरर तो करेंगे और एरर करेंगे आने वाली चीज़ों में, ठीक है? तो आपके कितने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके आने वाले गलत हुए और फिर आपको ऐसा धोखा हुआ कि यार ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? सर सच्चाई बताऊं तो आते हुए क्वेश्चंस, बस क्वेश्चन अगर गलत की बात करूं तो मेरे 2 हुए हैं। 2 ही हुए 2 ही आपके। हुए हैं, जिसमें से एक जो है
वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो टेट्राजोलियम टेस्ट पर था और वो मैंने गलत किया नहीं था। अच्छा। स्क्रॉलिंग में गलत हुआ था, क्योंकि मेरा जो सेंटर मिला था हाँ। उसका कर्सर ऐसे जा रहा था, लेफ्ट करने पर राइट जाता था, ओह! राइट करने पर लेफ्ट जाता था, बहुत गंदा सेंटर था। हुँ। तो उसके कारण गलत हुआ था। और एक क्वेश्चन जो था वो मतलब आईसीआर ने आंसर चेंज किया था, और शायद उस पर अभी भी मुझे लगता है कि मेरा आंसर सही था वो, क्योंकि वो, लेकिन फिर मैंने अभी जब पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ, वो आईसीआर गलत के ही था। अकॉर्डिंग सही था, अच्छा मेरा आप गलत था। हाँ, तो उसके अलावा जैसे आपके केवल 2 ही क्वेश्चन गलत हुए और हम्म। आपके मतलब अगर गलत हुए तो वो ही हुए जिसमें आपने रिस्क लिया था। रिस्क लिया था और वो गलत हुए, हुँ। और जिसमें मतलब मुझे डाउट था। अच्छा। लेकिन क्या हुआ ना कि मैं 90% श्योर था, हाँ। इसलिए मैंने कर दिया। 100% ऐसा नहीं था कि हाँ आ रहा है और उसको मैंने हाँ। गलत कर दिया, अच्छा। कि मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ, लेकिन एक और चीज़ कहना चाहूँगा हुँ। कि अगर रिस्क लेना है ना, हुँ। तो जो फर्स्ट थॉट आ रहा है ना, हुँ। क्योंकि क्या होता है, रिस्क हम उसी में लेते हैं जिसको हम लोग पढ़े होते हैं। अच्छा। तो क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन देखा और हाँ। अचानक से माइंड में जो हाँ, थॉट आता फर्स्ट है ना, थॉट आता है और फिर सेकंड वही थॉट होता है। आता है जब हम दोबारा आते हैं क्योंकि दूसरे राउंड में। वो बोलते हैं ना कि मसल मेमोरी, उसी हाँ, तरह से एक मेमोरी का भी अपना एक होता है ना कि रिफ्लेक्स है। बिल्कुल सही देख बात है। करके डायरेक्ट जो आ रहा है ना, वो रिफ्लेक्स है, उसमें जब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना नहीं, चाहिए। सही बात बोल रहे हो आप। और हम ये गलती करते हैं, हमारे फर्स्ट थॉट आता है, फिर हम क्या करते हैं दोबारा से उस पे थोड़ा दिमाग लगाएँगे, सेकंड राउंड में हम दोबारा देखने आते हैं और फिर हम उसको चेंज कर देंगे। चेंज कर ऐसा देते हैं होता और है। हो जाता है गलत। यही, और हाँ, एक क्वेश्चन उसमें हुआ था, हाँ, हाँ। जैसे कि मुझे, हाँ, एक और 3 क्वेश्चन मैंने हुँ। 2 क्वेश्चन मैंने बोला, 3 हुए थे, हुँ, हुँ। जिसमें मैंने एक में रिस्क लिया था। हुँ। मुझे नेशनल इंसेक्ट म्यूजियम पता था कि न्यू दिल्ली में है, हाँ। मैंने उसमें बेंगलोर मारा था, अच्छा। या फिर बेंगलोर था या न्यू दिल्ली मारा था, बेंगलोर बेंगलोर था शायद, और मैंने उसको न्यू दिल्ली, मैंने चेंज किया था उसके आंसर, अच्छा। और वो गलत हो गया मेरा। हाँ, हाँ। इसलिए चेंज कभी नहीं करना चाहिए हाँ, आंसर। नहीं होती है कुछ चीज़ें मतलब। अगर 10 कर रहे हैं ना तो 9 सही हो जाएंगी, लेकिन अगर चेंज किए तो 10 में से 9 गलत हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने और बिल्कुल शानदार, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके और क्या मतलब आपने जो बहुत अच्छे तरीके से समझा एक-एक चीज़ को। अब लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूँगा विवेक कि आप पहले राहुल आप बताइए, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो आपके जूनियर हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं? जो अभी मतलब पहले तो आप उनके लिए बताइए जो कि अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। फिर आप उनके लिए बताइए जिनके लिए अभी 2 महीने बचे हैं, तो वो लास्ट के 2 महीने में क्या करें? और जो तैयारी अपनी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? सर मैं जो अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह हैंडल करते हैं क्वेश्चन हाँ, को और और किस तरह सिलेबस सब को। राहुल नहीं होते हैं मतलब आप लोग ना हम्म, सोचें कि आप भी 2 महीने में कर लेंगे, ऐसा रिस्क नहीं लेना है, ये सिर्फ राहुल ले ये सकता है। आप इस जैसा रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आप कर रहे हो तो आप पैथोलॉजी को अभी पढ़िए, हुँ, क्योंकि पैथोलॉजी एक सर थोड़ी याद करने वाली ज़्यादा हुँ, चीज़ें हुँ। है कि उसमें आपको स्कोर याद करने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन। ये आप अगर पहले से याद किया हो तो भूल जाओगे। तो जो अभी जो प्लांट साइंस को तैयारी कर रहा है तो आप पैथोलॉजी को लास्ट में लीजिए तो इजी हो जाएगा आपके लिए। हुँ, हुँ। और सर यही बताऊंगा मैं ज़्यादा। सिंपल है, सिंपल है सर। ठीक है। तो विवेक आप क्या सर, बोलना अगर चाहेंगे? कोई आज प्रिपरेशन करना चाह रहा है और इस बार के जेआरएफ के लिए करना चाह रहा है, हाँ, तो अभी 3 महीने, 2 महीने बचे हैं। 3 महीने बचे हैं ना, हुँ, तो हुँ। मैं तो पहले कहूँगा कि पहले आप बेसिक रखो चीज़ों को। 3 नहीं, अभी तो 2 महीने बचे हाँ, हैं। 2 महीने बचे हैं, अगर फिर हाँ, भी आप करना चाहते हाँ, हो कर सकते हो, सीट तो ले ही सकते हो। हाँ। अगर आपको रैंक भी सीट भी लाने, बहुत है हाँ, वैसे भी। सीट भी बहुत है, रैंक भी लाना चाहो अगर, तो हाँ, मेरा कहना है ना कि सबसे पहले चीज़ों को बेसिक रखो। ठीक है। आप अभी अगर फर्स्ट स्टेयर के फर्स्ट स्टेप पे हो, तो हाँ, ऐसा ना सोचो कि आप ऊपर सीधा कूदोगे कूदोगे गिरोगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो लेटोगे ही। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि चीज़ों को बेसिक रखो, कोशिश करो कि जो स्टैंडर्ड पीडीएफ नोट्स आती हैं हुँ, उनको पढ़ने का कोशिश करो। बिल्कुल। बुक्स के पीछे अभी 2 महीने ना भागो, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं अभी शुरू करनी है तो बुक से नहीं हो पाएगा अब। बुक्स नहीं कर पाओगे, उससे क्या होगा कि आप फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे, पढ़ो ऐसी चीज। कोई बुक नहीं है क्या एक जैसे मतलब जैसे हम बात करें कि बीडी सिंह की एक शॉर्ट जैसे हमारे एग्रोनॉमी में जैसे कोई भी बुक आती है जैसे आर एस मीणा सर की बुक है सोइल में सोइल साइंस ट्रेटाइज आती है वैसे कुछ ट्रेटाइज सर छोटी बुक नहीं है क्या एकदम सर दिक्कत ये पॉइंट है वाइज। ना कि सॉइल साइंस जैसे सब्जेक्ट है, तो सॉइल साइंस में जितने भी लेंगे वो या तो सॉइल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में लेंगे, हाँ तो वो उसके बुक लिख सकते हैं। इंटोमोलॉजी वाले को न्यूमेटोलॉजी पता होता है, हाँ हाँ। एग्रोनॉमी में तो सिर्फ एग्रोनॉमी पता होता है, तो वो लोग लिख सकते हैं। प्लांट अच्छा साइंस में इसमें सर दिक्कत ये अभी है ना, नहीं है मतलब बुक नहीं, ऐसे। ऐसी आती है लेकिन उससे हो नहीं पाएगा, अच्छा। क्योंकि सर दिक्कत है ना कि जो जैसे कि हम लोग हैं, हम्म, हम लोग एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से कर रहे हैं। हम्म, हमारे जो सेम जैसे कि हम लोग के आसपास भी रैंक है, हम्म, या फिर हम लोग से पीछे भी रैंक हम्म, है, या फिर हम लोग से बढ़िया रैंक भी है, हाँ वो लोग कुछ लोग पैथोलॉजी लिए हैं, बिल्कुल तो वो उनका एमएससी पैथोलॉजी हो गया, कुछ लोग बिल्कुल। माइक्रोबायोलॉजी। पैथोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बिल्कुल एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, हाँ कोई बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं रिलेशन है। नहीं है बिल्कुल एक माइक्रोबायोलॉजी है, बिल्कुल। सी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा रिलेशन भी है, हाँ तो एक कुछ लोग पीजीआर में चले जाते हैं,
बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल तो कोई एक इंसान इन सब बुक्स को इन सारे सब्जेक्ट को कवर करके एक एक बना नहीं सकता। सबसे बिल्कुल। बड़ी दिक्कत ये है इस सब्जेक्ट के साथ। हाँ हाँ। तो आपको अलग अलग जो, हाँ अगर आपको करनी है तो सीड साइंस में डीजी आती है, जेनेटिक्स में डीजी आती है, प्लांट ब्रीडिंग में डीजी आती है। ये में डीजी वाली बुक ही सिर्फ कर लो, सिलेक्शन तो हो सकता है। मतलब अगर इनको पढ़ लो सिर्फ और इसका और पढ़ इस्तेमाल के करो। नहीं, और पढ़ के अगर उस चीज को समझ लिया ना तो हाँ। मजा आ जाएगा। मतलब वो जो लाइनें लिखी हुई है ना, अगर उसके पीछे की रीजनिंग आपने समझ ली, मतलब कैसे भी करके, तो हो सकता है कि आपका और अच्छा हो जी जाए। सर, पैथोलॉजी आप रट सकते हैं, ब्रीडिंग आप रट तो लोगे, लेकिन वही फिर क्वेश्चन आ जाएगा सर्सनिजन का, वहाँ पर गायब हो जाती है चीजें। हाँ हाँ। क्योंकि नहीं हो पाता है, रट करके पैथोलॉजी हो जाएगा। आजकल वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल वो भी, उसमें भी वो लोग ना थोड़ा सा ना होता है ना, अपना दिमाग यूज करवाना चाहते हैं लोगों हाँ, हाँ। से। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और क्या शानदार मतलब तरीके से आप दोनों ने डिस्क्राइब किया। अगर कोई जीरो से तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी आपने एक जो है बात आपने बताया, आपने एक रास्ता दिखाया उनको। कोई 2 महीने में तैयारी करना चाहता है, आपने उसके लिए भी तरीका बताया कि वो कैसे कर सकता है। एक-एक चीज़ पे आपने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि जो एग्ज़ाम सेंटर में आप किन चीज़ों का आप ध्यान रखें, मतलब कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अपने आप को कूल रखें, और क्या-क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ होती है जिनको आप अपनी जो प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आप भी जो है जेआरएफ के टॉपर बन सकते हैं। वो सब कुछ शानदार तरीके से आपने डिस्क्राइब किया। और इसके अलावा भी कुछ आ रहा है आपके मन में जो मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने छोटे भाइयों को, बहनों को? राहुल बोलना चाहता है, सिंपल है पर। सर लास्ट में रिवीजन के लिए एक प्लान इंस्टेंस की एक बुक आती है रिवीजन के लिए, कौन सी? संतोष कुमार की। आई अच्छा। थिंक मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया था, तो मैं भी मेरे हाँ जूनियर को हाँ, गाइड कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। वो आप लास्ट के 7-15 डेज में जो पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए हाँ। बेस्ट बुक है। प्लान इंस्टेंस की बुक है सर। इंस्टेंट प्लान हाँ, साइंस। प्लान इंस्टेंट प्लान साइंस। इंस्टेंट प्लांट इंस्टेंट साइंस। प्लांट साइंस एक बेहतरीन बुक है, बट उसका जो कुछ पोर्शन है ना, हम्म। उसको मतलब पढ़े तभी जब आपको रिवाइज करनी है, हाँ, जब केवल आपको रिवीजन पता के है लिए। चीजें। हाँ क्योंकि तभी। उसमें कुछ गलतियां भी हैं, अच्छा। और गलतियां ऐसी हैं कि जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें पावर को जो है सो बेस की तरह यूज कर लिया है। अच्छा, मतलब हो और सकता। इसके बाद बहुत जगह साइंटिफिक नेम में भी प्रॉब्लम है। तो मतलब पढ़े तभी जब आपको चीजें हाँ, रिवाइज करनी हो, उसको एज ए होता है ना कि ऐसे सोल सोर्स मान करके ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा विवेक, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच, और थैंक यू राहुल, बहुत अच्छा। और इसी प्रकार से जो है आप आईआरआई वाला को देखते रहिए। हम इसी प्रकार से और जो आपके लिए जो वीडियोज़ है वो लाते रहेंगे टॉपर से। इसी प्रकार से अनफिल्टर्ड हम डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि वो चीज़ें बाहर आए जो कि एक एस्पिरेंट जो है वो जानना चाहता है, और जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे कि वो अपनी प्रिपरेशन को और रफ्तार दे सकता है। उस पर हम लगातार वीडियोज़ लाते रहते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक आईआरआई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके दोस्त अगर तैयारी कर रहे हैं प्लांट साइंस से, तो उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए, और देखते रहिए आईआरआई वाला।